नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रास कला मंच की प्रस्तुति 12वें चलो थिएटर में। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं भारतीय रंगमंच के बहुचर्चित और पुरस्कृत निर्देशक मैग्नम जॉय मिताई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपका ये इंटरव्यू ले सकूं, आपसे कुछ बातचीत कर सकूं। थैंक यू। सर, आज हमारे चलो थिएटर का 7वां दिन था, अंतिम दिन था, और उस पर आपका नाटक एक बहुत अच्छी क्लोजिंग के लिए हमारा एग्जाम्पल था। एक बहुत अच्छी एक क्लोजिंग कैसी होती है एक फेस्टिवल की, तो वो एग्जाम्पल आपके नाटक से सेट हुआ। और ऑनेस्टली एज अ थिएटर आर्टिस्ट मैं बहुत वेट कर रहा था आपके इस नाटक का, बिकॉज जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, रिसर्च करी, तो मुझे पता लगा कि अंधा युग आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस चलो थिएटर का कैसा रहा, और दूसरा रास कला मंच के साथ इसके निर्देशक, इस चलो थिएटर के कर्ता धर्ता सर रवि मोहन के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रिलेशन सर आप शेयर करते हैं उनके साथ? बेसिकली मैं चलो थिएटर 2017 जो 18 का है उसमें भी एक बार आ चुका हूँ मैं। ओके। और इस बार जो बहुत एक अच्छा मौका है कि वर्ल्ड थिएटर डे के दिन हमारे अंधाई को करने का मतलब परफॉर्मेंस करने का मौका मिला जी। और इस फेस्टिवल का क्लोजिंग मिला। तो सबसे ज़्यादा थैंक यू वेरी मच राज कला मंच। और ये चलो थिएटर ये आज का नहीं है, जी। बहुत टाइम तक चलेगा, बहुत लंबा टाइम तक। ये हमारा जनरेशन है ना, ये इसको आगे लेकर जाने के लिए एक हमारा एक कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक वन स्टेप है सबसे ज़्यादा, बहुत आगे सुंदर। जी। तो रब्बी जी और मेरा बहुत ज़्यादा हम इंटरेक्शन नहीं है, ओके। पर मैं रब्बी जी को अच्छी तरह जानता हूँ। जी। वो हरियाणा में एक दिन संगीत अकादमी में मैं गए थे, जी। तो सुमन कुमार जी ने मुझे बात बता रहा था कि एक बंदा है ऐसा है कि अपने खेत में ऑडिटोरियम बना रहे हैं, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा जगह और एक्टर के रहने का जगह बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस तरह का बंदा हम मिलेगा भी नहीं। वो बोल रहे थे ये कौन है, मैं सोच रहा था। मेरी वाइफ ने बताया वो रवि जी है। तो 2017 और 18 का जो चलो थिएटर फेस्टिवल में हम मिलने का मौका मिला, जी। तो मुझे लगा इट्स वेरी गुड। और अपने दम पे, अपने स्टाइल में, अपने रास्ते में, किसी से बिना सोचे समझे वो अपने रास्ते को चल रहा है, अपने दम पर अपने कैसे? दम पर। जी। ही इज़ ए काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी इन द वे ऑफ कल्चर। जी। तो इट इज़ वेरी गुड आई थिंक। सर, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, जाना कि आपने बड़े बड़े थिएटर फेस्टिवल्स में पार्ट लिया है, आपके नाटक को अवार्ड्स भी मिले हैं। जी। तो इतने बड़े फेस्टिवल्स में, इतने बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में पार्ट लेने के बाद जब आप ऐसे मंच पर आते हैं जिसके बारे में आपने सुना नहीं होता पहले, फिर आप आते हैं और उसमें परफॉर्म करते हैं, तो उसके पीछे आपकी क्या मंशा रहती है? सपोर्ट करना या इमोशंस जुड़े होते हैं? क्या इसके पीछे रीज़न होता है? बेसिकली सबसे पहले मेरा अंधा युग नहीं तो कुछ ही और थोड़ा सा अच्छा प्लेस है जो जर्नी ऑफ सॉरो। कुछ प्लेस है कि मुझे ऑडिटोरियम में ये चाहिए ही चाहिए होता है, ओके। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ मैं एक तरह का ड्रीमर हूँ, बहुत सपना देखता हूँ। ओके। सपना देखता हूँ, उसके बाद मुझे एक एक प्रोडक्शन को निकालने में कम से कम 2 नहीं तो 2.5 साल लग जाता है ओके। उसको स्टेज में लाने में। तो वही ड्रीम मैंने सोचा था, वो स्टेज पर हो रहे नहीं हो रहे, यही मेरा सवाल बार बार मैं अपना आपको पूछता हूँ। ओके। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मणिपुर इंडिया इंडिया का जो थिएटर है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ग्रांट नहीं है, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कोई एक प्रोड्यूसर नहीं है कि उसको हम आगे लेकर जा सके। क्योंकि हम इसमें हमारा फिल्म की तरह, सीरियल की तरह, वेब सीरीज़ की तरह पैसा वापस आएगा वो नहीं होता। तो हम वो इसमें कोशिश करते रहते हैं कि हमारे पास जितना है उसे हम प्रोडक्शन बनाएं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हमारा थिएटर, हमारा जो फेस्टिवल है, इसमें हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं क्या उम्मीद लेकर आता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जहाँ क्या मिल रहा है उसके हमारा प्रोडक्शन को
एक क्वालिटी लेवल में हम क्या कर सकते हैं वही देखना हमारा काम है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, इंडिया का सिटीजन हूँ और मैं यहाँ काम करता हूँ, तो यहाँ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कि मैं दिल्ली में मैं लगातार काम करता हूँ, शो करता हूँ, पर उसमें मैं एवरीथिंग में जो चाहिए तुरंत विथिन 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। पर एवरीवेयर मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो अपने हिसाब से जो मजबूरी भी है, एक और भी अपना कोशिश करने के बावजूद उनके पास पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम देखना पड़ेगा। तो एज द एक्टर मैं आई डोंट नो, मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ। ओके। सोचता ही नहीं हूँ, मैं उसमें से मैं अच्छा क्या कर सकता है वही देखता हूँ। जी, आपका जो नाटक मैंने आज देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए ही, लेकिन मेरे साथ बहुत दर्शकों के रोंगटे खड़े हुए। एक चीज़ जो आपके नाटक में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स दे रही थी, वो थी आपके नाटक का साइलेंस। जी। चाहे वो शुरू होने से हो, चाहे वो किसी पात्र की एंट्री हो, किसी सीन का स्टार्ट होना हो। तो सर ये साइलेंस का आपके एक्ट में क्या इम्पोर्टेंट है सर? मतलब क्या इम्पोर्टेंस है ये साइलेंस जो आप यूज़ करते बेसिकली साइलेंस है ना, मैंने क्रिएट नहीं किया है। हैं? ओके। क्यों क्रिएट नहीं किया? मैं बेसिकली अगर देखा जाए तो वारफिल में पैदा हुआ बच्चा हूँ। ओके। मणिपुर 1976 में पैदा हुआ। मणिपुर का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ 1970। बंदूक बहुत चलने लग गए थे, उसके बीच में बम ब्लास्ट होने लग गए थे, तो उसमें धीरे धीरे बड़े हुए। मैं क्लास 10 के लिए मैं ट्यूशन 4 किलोमीटर के अंदर जा रहे थे, तो एक दिन में दो तीन 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 मरा पड़ा रास्ते में मिलता था। किसने मारा, क्यों मारा, किसी को पता नहीं, पर मरा पड़ा मिलता था। ओके। बम ब्लास्ट मेरे सामने बम चल रहे हो रहे थे, तो उस वक्त है ना, बम ब्लास्ट होने के बाद साइलेंस, बम ब्लास्ट होने के एक साइलेंस, जी। वो सबसे ज्यादा वार कुछ नहीं है। एक घटना घटने के पहले एक साइलेंस होता है, साइलेंस होता है। और घटना घटने के बाद एक साइलेंस होता है। जी। बस वही मेरे जिंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसको स्टेज में लाने के लिए मैंने कोशिश किया। जी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर, मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं उस जगह में पैदा हुआ कि कल्चर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। जो माहौल, ऐसा माहौल, पॉलिटिकल माहौल था कि एक बंदा रात की 8 बजे के बाद बाहर निकल नहीं सकता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट कंडीशन था। मेरे फादर एक्टर था, उसके बावजूद मुझे बोलता था कि तुमको एक्टिंग नहीं करना है। हाँ जी। ऐसा बोलता था, तुमको एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि एक्टिंग करने से पापा को सक्सेस नहीं मिला। जी। तो उसकी वजह से मुझे बार बार बोल रहे थे, पर मैंने एक बार मुझे लगा कि एक बार करके दिखाना चाहता हूँ पापा को। जी। मैंने एनएसडी जब सिलेक्शन हुआ तो पापा को पता चला, तो एक दिन उसके दोस्तों से मैं एनएसडी आने के पहले बोलते हुए सुना मैंने, दिल्ली में सिलेक्शन हो गया मेरा बेटा। मुझे लगा मैंने जिंदगी में कुछ कमाया है। तो वही है कि साइलेंस में जो थिएटर, जो नाटक में, जी। ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है। और सबसे ज़्यादा वही साइलेंस है जिंदगी को बहुत ज़्यादा दर्द देता है और डरावना होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे सामने एक बार बम ब्लास्ट हुआ था। उस दिन 11 आर्मी मरे थे। ओके। तो उस वक्त फादर ने बोला भाग, घर छोड़कर भाग। ओके। बम होने के बाद हमने मुड़ कर देखा, गाड़ी उड़ रहे थे, उसके बाद ठड़ाक से जमीन पे गिरा। तो उसके बाद हम एक कुछ सेकंड के लिए पोज था कि हम क्या करें पता नहीं, और क्या हुआ पता नहीं। तो पापा ने बोला रन, भागो। घर छोड़कर हम 2 दिन के लिए भागे। भागने के बाद वहां भी एक था कि हम रहेंगे कहाँ, जी। खाएंगे क्या। 2 दिन के बाद हम वापस आया, रात को 2 बजे के करीब, 2 बजे के करीब रात को नोक आया, को दरवाजे पे। हमारे घर के सामने आर्मी ही आर्मी था। दिसंबर का टाइम, मणिपुर, बहुत ठंडी जगह। तो उसमें मुझे बोला गया कि हम सबको मैदान में चलो, जो बम ब्लास्ट के तीसरा दिन। तो हम चुपचाप से निकला। हमको लगा हम हमारे घर ही बुला रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था, पर हमारे अलावा बहुत लोगों ने भी देखा था। हमको ही पकड़ लिया मुझे लगा। मैदान में पहुंचते ही क्या हुआ कि
इतना ठंड में किसी के पास जो जो पहना हुआ कपड़ा है उसके अलावा कुछ नहीं, खड़ा करके सभी को रखा हुआ है गांव में, चाहे बच्चे हो चाहे माँ बूढ़ा हो, सब कुछ। तो दिन भर खाना नहीं खिलाया आर्मी ने हमको। रात के 7 बजे छोड़ा गया, वो भी मणिपुरी कमांडो आने के बाद। जी किसी को खाना नहीं दिया और किसी को बैठने नहीं दिया। सुबह के 2 बजे से लेकर, जो रात के 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ऐसा खड़ा करके रखा। वो भी साइलेंस है ना, आपको विश्वास नहीं करोगे। जी इंडियन एक्सप्रेस में मेरा एक इंटरव्यू है, गूगल में अवेलेबल है। फैक्ट एनकाउंटर में मुझे मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। ओके तो मैं आर्टिस्ट हूं बोलने के बावजूद। तो वही एक पोज है कि मुझे लात मार रहे थे, जाओ रन करो, हमने छोड़ दिया। तो उसके बाद मेरा अंदर में, मैं रन तो नहीं कर रहा हूं, भाग नहीं रहा हूं, मेरे दिमाग में आया कि मरूंगा तो यही मरूंगा, भागूंगा तो नहीं। तो मेरे पास कुछ नहीं है, आर्टिस्ट का 2 कार्ड है, तो भी उस वक्त जो डर, वो साइलेंट है ना, बहुत खतरनाक होता है। पर जिंदगी के एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं ज्यादा से ज्यादा। सर, जैसा आपने अभी बताया अपनी ज़िंदगी में हुए किस्से से कैसे साइलेंस आपके एक्ट में आया, तो क्या सर यही रीज़न था कि जो दुर्योधन आपके एक्ट में थ्रू आउट फ्रंट पर एक ही पोजीशन में रहता है और ऑडियंस उसके मर्म को समझती है कि कैसे एक लड़का आधे पौने घंटे तक स्टेज पर एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी अवस्था में है जिसमें रहना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या यही एक रीज़न है कि क्यों कि उसको फ्रंट में, स्पॉटलाइट में उसी पोजीशन में रखा गया सर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वॉर ओके कभी के लिए खुश नहीं होता। जी वॉर जो जीतता है वो हारता है, दोनों के लिए ही पेन देता है। हाँ जी वॉर ए काइंड ऑफ सिंबल। जो दुर्योधन का जो पोस्टर है वो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता, जो देखने वाला बंदा भी सांस रुक जाएगा। हाँ जी तो वही है, वही कोज है तुम्हारे सामने रखा है, वॉर का ये सिंबल है, ये ओके यही है, तुमको मिलेगा। दुष्परिणाम से हाँ, जो अच्छा भी हो, तुम जीत गया तो भी और हार गया तो भी, वो वही है। मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रंट जो डाउन स्टेज में मैंने रखा, इसलिए क्योंकि लोगों की नजर उसमें जाए। जी आने वाला टाइम को, जनरेशन को वॉर के बारे में सोचने लगता है तो मुझे कम से कम वही दिखे कि वॉर यही है सिंबल। सर, जिस मोटिवेशन से आप अपनी विधा में परफॉर्म करते हैं, निर्देशन देते हैं, उसी मोटिवेशन से आपके जो भी शिष्य हैं वो स्टेज पर इसको जो है प्रस्तुत भी करते हैं, लेकिन इस मोटिवेशन को आप उन तक कैसे पहुंचाते हैं? क्या उनका भी कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है जो आपके साथ जुड़े हैं, या फिर मतलब अच्छे घरों से होने के बाद भी आप उनमें ये मोटिवेशन जो आपके अंदर है अपनी रियल लाइफ को लेके, आप उनके अंदर कैसे इसको ट्रांसफर करते हैं? बेसिकली ये थोड़ा सा एक प्रोसेस है। ओके बहुत सारे बच्चे हैं कि बहुत अच्छे घर से है, वो अपना ये एक बस दिन के गाड़ी से आया हूँ मैं, तो अपना गाड़ी है, एवरीथिंग है। ओके उस तरह के बच्चों को मैं एक कम से कम 1 महीने के प्रोसेस में, 2 महीने के प्रोसेस में उसको घुसाना पड़ता है कि तुम्हारे दिल को। एक दिन मैंने नाटक बनाया था, द जर्नी ऑफ सॉरो। हाँ जी फार्मर सुसाइड जो करते वक्त एक पिक पॉइंट है, एक पॉइंट होता है कि एक कुछ सेकंड होता है कि उस सेकंड को निकल गया तो वो बंदा मर नहीं सकता। तो वो सेकंड कौन सा सेकंड है, जी उसको एक्सप्लोर करते वक्त हमको 15 दिन के करीब लग गए। एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे थे। जी तो एक दिन ऐसा मिला कि उसके बाद उसको, उस बंदे को 1 हफ्ते के लिए रिलैक्स कराना पड़ा। तो वही है कि आपके दिमाग में घुसे और वो बहुत दर्द, दुख, एवरीथिंग पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे लिए एक्टिंग मीन ट्रूथ, नॉट परफॉर्मर। परफॉर्म अगर करने लगेंगे तो यू आर डेड, मेरे ख्याल से। तुम परफॉर्म ऑडियंस की ताली के लिए अगर ऑडियंस से तुम करने लगेंगे, तुम्हारे जान, शरीर में जान ही नहीं है। जान अगर है तो आप लोग है ना, आपको महसूस करेगा। जान अगर नहीं है तो महसूस नहीं कर सकता। जी तो आपको, मेरे लिए परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महसूस करना जरूरी है, बोले या ना बोले। आप सिंपली खड़े हो गए तो भी आपको ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, उसका एहसास। वही
सर आज माननीय मुकेश तिवारी जी ने भी आपका नाटक देखा और आपको बहुत सराहा। जी तो सर जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री से कोई आकर अगर आपको प्रेरित करता है तो आने वाले समय में आपके काम की चर्चा इंडस्ट्री में भी ज़रूर होगी। जी जी तो इंडस्ट्री को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? अपने इस इमोशन को, अपने साइलेंस को आप स्टेज के परे बड़े पर्दे पर भी ले जाने का कभी सोचते हैं या नहीं सर? पर एक डायरेक्शन करना चाहता हूँ, एक ही है, एक ही मेरे दिमाग में आया है अभी तक। तो मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, पर सीक्रेट प्रोजेक्ट है हाँ अभी। सीक्रेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो कर सकता है नहीं भी कर सकता है ज़िंदगी में। किसी ने तो ना बोले कि जो ये करना चाहता था, करने के लिए कोशिश करता, हो नहीं पाए, वो ना हो जी समझ गया। करेंगे। पर मुझे लगेगा मैं एक प्रोडक्शन को करने का मेरे एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि ड्रीम माय ड्रीम। ये नाटक मुझे अराउंड 4 साल 5 साल के करीब हो गया है, जी पर इस साल मुझे निकालने के लिए मन कर रहा है कि तो मेरा नाटक बनाने में 2-3 साल लगता ही लगता है। मेरे दिमाग में है, जब पका देता हूँ, पका नहीं देता हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ। जी तो अभी थोड़ा सा पक गया है, थोड़ा सा उसको निकालने का, खाने का टाइम आ गया। जी तो इस साल निकालेंगे, कम से कम 6 महीने के करीब रिहर्सल होंगे, पर एक दिन में 6 से 8 घंटे काम करेंगे, वही प्लान कर रहे हैं। जी तो फिल्म का तो मुझे पता नहीं, पर करेंगे तो जिंदगी में जान लगा देंगे। जी सर जैसे कि एक शिष्य की ज़िंदगी में गुरु होता है, जैसे कि आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर आप हैं, उन्हें सही या गलत दिशा देने वाले। लेकिन मेरा ये हमेशा प्रश्न रहता है कि जब आपकी तरह कोई बड़े स्तर पर काम करने लगता है तो उसको दिशा दिखाने वाला कौन होता है कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं? जैसे आज तो आपको एप्रिसिएशन हर जगह से ही मिला, बॉलीवुड के अभिनेता ने भी आपको दिया, दर्शकों ने भी खूब सराहा। लेकिन आप किसको मानते हैं कि जिसका रिव्यू आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हाँ, इसने अगर कहा है तो या तो मैं सही जा रहा हूँ या फिर मैं गलत जा रहा हूँ? मेरा गुरु जी, वो 3 साल हो गए, उसका एक्सपायर हो गया। ओके तो एवरी टाइम वो मुझे किस तरह से काम करना है, अगेंस्ट द जो ग्रांड वगैरह बोलते थे, तुम ग्रांड नहीं लेना है, काम करना है तो दम करके दिखाओ, ये करो वो करो बोलता था। जी तो वही मेरे गुरुजी एवरी टाइम मैं पूछता था, इस तरह से काम कर रहे, ये कर रहे, और डांटता रहता था। तो मैं ना, तुम लोगों की जनरेशन है ना, किसी काम करने ये नहीं है। पर आपकी जनरेशन को भी यही बोलते हाँ, थे? मुझे बोलते थे तो जी ये नहीं, किसी काम का नहीं है, तुम लोग अच्छा काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तुम लोग आलस है, ये है वो है बोलते थे। जी पर अभी मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मेरा ए से जेड तक उसने सिखाने के लिए कोशिश किया, जेड तक नहीं, जहाँ तक भी हो, तो सिखाने के लिए कोशिश किया। और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज, मैं आजकल मेरी वाइफ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्कशन करता हूँ। मेरे वाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो, मैं क्या सोचता हूँ उसको लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलते हैं उससे। ओके और मैं अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था कि या आ, जो सर ने, जो मुकेश तिवारी जी ने, जो दादा है हमारे लिए, तो उसने मेरे नाटक के बारे में अप्रिशिएट किया। बहुत मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पर मेरा नाटक का जो सक्सेस पॉइंट है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, मैं ऑडियंस की क्लैप से नहीं लेता हूँ। मैं नाटक उस वक्त देख रहा होता है, नहीं होता है, मैं सुन रहा होता है। जी जो म्यूजिक वाज, थोड़ा सा म्यूजिक में प्रॉब्लम आया, लैक थोड़ा सा आया, ओके तो उस जगह जगह मुझे, मेरे लिए वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो। डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इस तरह का चीज़ें ना हो, इसलिए बार बार मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हारा नाटक परफॉर्मेंस करने के लिए ये 6 बार हो गए कास्टिंग चेंज करते हुए, अच्छा क्योंकि एक साल में मेरे ग्रुप से 10 से 15 बच्चे बाहर निकलता है। बाहर निकलते हैं मतलब एनएसडी में है, बीएनए में, एमपीएसडी, सिक्किम, त्रिपुरा, इसमें जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है। जी तो इसलिए उन लोगों को चेंज करते करते थक गया हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ओके तो इसलिए मैंने सोच लिया, इस बार तो तुम जहाँ भी हो, पूरा बोन करने जा रहे हैं, एक बोन करेंगे, जहाँ भी हो तुमको आना है, टिकट फ्लाइट देना है, ट्रेन देना है, मेरा काम। जी पर तुमको शो के पहले आना है, 7 डेज पहले, उसके बाद शो करना है, जी उसके बाद तुम निकल जाओ। तो वही बोन करने जा रहे हैं।
क्योंकि मैं थक गया हूँ सरसली। उन नए नए बच्चे को ट्रेन करते करते कर ये नाटक तुम्हारा शो करने के लिए मैं 20 डेज के करीब मैंने रिहर्सल किया, ओके। वो भी अराउंड 5 ओवर 4 ओवर। कौन करेगा बताओ, वो पुराना प्ले में एनर्जी क्यों लगाना है? जी बिल्कुल। तो अभी तो मैं ना पुराना प्ले में ही एनर्जी लगा रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं ये अभी तो लगाना नहीं। मैं सोच रहा अभी करूँगा, नया मैं एनर्जी लगाऊंगा। ये है मेरा असिस्टेंट लोग संभाल लेंगे। ओके। अभी नहीं, मैं अंधाइयों मैं लास्ट मोमेंट में 7 डेज में देखूंगा, नहीं तो है ना। आपको क्योंकि भी नए शो प्रोडक्शन पे फोकस करना या 7 डेज में देखूंगा, उसके अलावा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद हो रहा है। जी है ना। टाइम बर्बाद नहीं करना है अभी, सोच रहा हूँ। सर, जैसा आपने कहा टीम को आपको चेज करना पड़ता है, जी अपनी पुरानी टीम को, जी। और जाहिर सी बात है कि हर आर्टिस्ट, हर इंसान अपनी ग्रोथ के लिए जी जी आगे जाता ही है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में सर थिएटर का सर्वाइवल, मतलब एक थिएटर के ग्रुप का सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है कि अगर उसके जो भी शागिर्द हैं, जब वो अपना अपना आगे ग्रोथ के लिए चले जाते हैं, अपने ग्रुप्स खोलते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, तो कैसे फिर ऐसे में हम थिएटर में वो परफेक्शन, वो चीज़ें ला पाएँ कि एक ही ग्रुप लंबे टाइम तक चल रहा है, लोग उसी में अपना करियर देख रहे हैं? क्या यही रीज़न है कि थिएटर का वो जो ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि टैलेंटेड लोग या तो इंडस्ट्री में चले जाते हैं या फिर कहीं और सर्व करते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं? क्या यही रीज़न है? थिएटर है ना, हर जगह में एक सीढ़ी है बॉलीवुड जाने का, जी बहुत पक्का, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सीढ़ी है। जी तो उसमें चढ़ेंगे, उसके बाद बॉलीवुड चले जाएंगे। जी हर हर बच्चों में मैं देख रहा हूँ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया मेरे पास मुझे फिल्म थिएटर करना है और मुझे थिएटर में ग्रुप खोल कर काम करना है, जी। आज तक मिला ही नहीं। अब मिल गया तो एक आध, ओके। हाँ। तो कोई बात नहीं, पर मैं नहीं कहता हूँ कि बॉलीवुड जाना खराब है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मेरे ग्रुप छोड़कर नहीं जा सकते, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। जिसको ज़रूरत है और इसको लगता है एनएसडी में अप्लाई करना चाहिए, तो मैं बाकायदा रिकमेंडेशन लेटर देता हूँ। मैंने आज तक किसी बच्चे को बोला ही नहीं कि तुम नहीं जाओगे, जी क्योंकि मैं अपने हक से, अपने राइट से अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मैंने बहुत टीचर को चेंज किया। जी। तो उनकी ज़िंदगी बनाने का टाइम आया, तो मैं क्यों रुकना है। बिल्कुल सही बात है। तो पर मेरा प्ले को बचाने की बात आई, तो मैं किस तरह से चलाते वो अलग चीज़ है, जी पर वो उनको जाने देना, सही तरीके से, सही मायने में, सही रास्ते में पहुंचाना मेरा काम है। जी। तो मैं प्ले के लिए तो मैं बोलता हूँ, प्ले के लिए तो चिंता मत कर, मैं हूँ, अभी मेरा एनर्जी बचा है, जी मैं संभाल सकता हूँ। जी। ये हमारा सीनियर, 2 सीनियर, अभी एक जो अश्वत्थामा 7 को ताइवान निकल जाएंगे। ताइवान में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, उसमें वो लीड रोल करने जा रहे हैं ओके। और 45 डेज के लिए निकल रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने सजेस्ट किया ये एक्टर ले लो, तो उसकी वजह से वो 45 डेज के लिए निकल जाएंगे। तो वहाँ एक परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बाद इंडिया में आकर फिर जो वहाँ का डायरेक्टर है और इंडिया से 5 एक्टर को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसके बाद म्यूजिक भी यही इंडिया से लिया हुआ है। तो उनका एक प्रोडक्शन बनाने जा रहे हैं वहाँ ताइवान में। तो उसका इस तरह का जो जा रहा है, वो मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, क्योंकि तुमको जाना चाहिए। इसके लिए मैं तुमको इससे बात किया है, तुमको एक बार जाकर मिल लेना। तो बेसिकली क्या है कि एक अच्छा टीचर है, अच्छा अगर थिएटर भी करना है तो भी एक गाइड तो चाहिए उनको। बिल्कुल। तो मेरा थिएटर तो चलेगा, क्योंकि मैं 3 मंथ्स का, मैं लगातार 3 मंथ्स का वर्कशॉप कर रहा हूँ। इसमें से बच्चे मेरे पास बाकायदा हॉस्टल में रहकर, बाकायदा पीजी में रहकर मुझे मेरे साथ 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। ओके। अपने इसमें अपने एक्सपेंसेस पर। जी हाँ। तो अपने एक्सपेंसेस में रहता है, वो मेरे साथ काम करने के लिए रुकते रहता है, पर मेरे तो बच्चे मिलता है। पर प्रॉब्लम वहाँ आता है कि जो बाहर जाने वाले लोग हैं, मैं रोकते नहीं, क्योंकि उनका ज़िंदगी बनाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो मैं इसलिए, जाओ, जाना तो जाओ। कभी कभी पूछते हैं मैं मुंबई जाऊँ या तुमको कॉन्फिडेंस है, या कॉन्फिडेंस है, जाओ, जी बोल लेता हूँ। तो लीड रोल करे तो भी भेज देता हूँ, क्योंकि भेजना पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुंबई जाना है। जी। सर, जैसा कि आपके बारे में हम जानते हैं कि परफेक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्यारी है, अपने नाटक को, अपने काम को लेके। जाहिर सी बात है, जब परफेक्शन के लिए हम स्ट्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी अंदर से आता होगा, बहुत ज़्यादा सोचना होता होगा, नॉर्मल
एक नॉर्मल इंसान जो सोचता है आप उससे कई गुना ज़्यादा सोचते हो उस परफेक्शन के लिए, महीन चीज़ों के लिए बहुत लंबे लंबे टाइम तक आप रिसर्च करते हैं, चीज़ें करते हैं। लेकिन जब आपको हम देखते हैं पर्सनल लाइफ में तो, या जैसे हमने आपको अपनी फैमिली के साथ देखा एंजॉय करते हुए आफ्टर प्ले या बिफोर प्ले, तो लगता नहीं कि आप इतना जो है स्ट्रेस लेते होंगे चीज़ों को लेके, इतना सोचते होंगे। तो ये मेंटेन सर कैसे रखते हैं पर्सनल और ये प्रोफेशनल अपना? बेसिकली क्या है कि मैं मेरी बेटी होने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया हूँ, ओके। क्योंकि मैं बहुत एक दिन में 20 सिगरेट पीता था। सच बात है। तो वाइफ ने एक दिन, एक महीने भी नहीं हुआ, तो वाइफ ने बोला अभी तो बच्चे हो गए, छोड़ दो। जी मैंने सोचा छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब होने जा रही है बच्चे की। बिल्कुल। तो उसको पता भी नहीं सिगरेट क्या है, जी तो मैंने छोड़ दिया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे मेरे लिए मैंने लाया उसको, उसको बचपन जीने देना मेरा काम है। जी तो मैं, मेरा प्रोफेशन में एवरीथिंग चला गया तो उसका बचपन ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ मैं टाइम बिताने के लिए कोशिश करता हूँ, और मेरी वाइफ भी वही कोशिश करता है। तो घर आने के बाद हम थिएटर के लिए बातचीत करता ही नहीं है, अच्छा। बिल्कुल नहीं करता। जी जो हम स्पेस पर है वो हम काम करते हैं, बिना मतलब कुछ डिस्कशन करे, ये ना करे, एवरीथिंग काम करता रहे। सुबह 10 से 8 भी बज जाता है, 10 भी बज जाता है, रहता है, काम करता है, उससे वापस जाता है। तो उनकी ज़िंदगी है, तो हम कभी उनको रुलाता नहीं, कुछ भी, हम उनके साथ ही रहते हैं। और ये मेरी वाइफ अगर क्लास कर रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ उसके साथ रहने के लिए, और मैं 3-4 घंटे में उसके साथ रहता हूँ। उनके क्लास ख़त्म होते ही वो आ जाता है, मैं चला जाता हूँ, और फिर मैं क्लास करता हूँ। इस तरह से है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला जनरेशन है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन। इसलिए मैं बहुत प्यार करता हूँ कि तुम अगर सही अगर नहीं करोगे तो आने वाला टाइम है ना, हम गलत होने जा रहे हैं। तो गाइड जो करना है तो यंग जनरेशन को करना है। तो मैं सबसे ज़्यादा, मैं किसी को गाइड करने में बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ कि मेरा एक बात से और किसी मेरे एक गलत चीज़ों से, मेरा थॉट से किसी की ज़िंदगी को ख़राब ना हो। बिल्कुल सर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं, मेरे पास जो आया हुआ बच्चा है किस वे में जाना चाहिए, वही मैं बार बार कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी के हिसाब से भी और ज़िंदगी के हिसाब से भी। जी सर, यंग जनरेशन से अगर हम बात करें तो पायट कॉलेज जो ये करवा रहा है, इसमें MBA इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और जो इनिशिएटिव पायट ने लिया है पिछले कुछ सालों से इस फेस्टिवल को करवाने का, जैसे इस साल भी हमारे वेन्यू का चेंज हुआ एट लास्ट टाइम पे ही, तो पायट ने पूरा सपोर्ट किया। और इस तरह जो है ये इंस्टीट्यूट अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पर इस इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो आपका क्या कहना है ऐसे कॉलेज या ऐसी संस्थाओं के बारे में जो इस तरह थिएटर को, रंग महोत्सवों को बढ़ावा दे रही हैं, आने वाले बच्चों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर अपने ही फ्री टाइम में, अपने एजुकेशन के बाद, जो भी यहाँ पे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए सुविधा है कि आप जाकर इस नाटक को आप देख सकते हैं, 7 दिन के इस फेस्टिवल को देख सकते हैं? सबसे ज़्यादा वही तो करना है हमको। जी सबसे पहले उन लोगों को ही कलेक्ट करना है। उन लोगों तक नहीं पहुंचा नहीं पाएंगे तो हमारे थिएटर कभी डेवलप नहीं हो सकता। जी सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन को ही पहुंचाना है। जो एक दिन इसका आदत अगर हो गया तो एक दिन तो न कहीं इसका, हमारे ऑल ओवर इंडिया में यंग जनरेशन को आदत हो गया तो एक दिन तो पूरा हमारा ऑडियंस हो जाएगा। वही तो बनाना है, ये कर रहे हैं, सबसे द बेस्ट है। सर, अंत में आपकी तबीयत और समय का ध्यान रखते हुए मैं बस आपसे एक विनती करता हूँ कि आप आने वाले एक्टिंग एस्पिरेंट्स या जनरेशन के लिए कोई भी अपनी तरफ से एक मैसेज दें ताकि हम इस इंटरव्यू को विराम दे सकें। सर, मैं बार बार कहता हूँ कि हम अपने कल्चर को संभालते संभालते जो बाहर में हम किस तरह का काम कर रहे हैं और किस वे में काम कर रहे हैं, हम प्रोफेशनली जो काम करते हैं वो तो है, पर दुनिया में किस तरह का काम कर रहे हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। ओके। एक दिन मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं कि हम थिएटर में क्लास बात कर रहे हैं, एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, थिएटर के बारे में बात कर रहे हैं,
उस वक्त उस मोमेंट में दुनिया के कई जगह में थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में बात कर रहा होता है। जी कंपीट करना है तो 20 लोगों के साथ नहीं, जो उस वक्त बात कर रहे हैं लाखों में है ना, उसके साथ कंपीट करना है। जी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कल्चर को समझो, जहाँ हरियाणा से हो चाहे यूपी से हो, अपना कल्चर रूट्स है, रूट्स को इतना पक्का रखोगे तो तुम इतना छलांग मारोगे ना तो भी जम हो जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना कल्चर पुख्ता रखना है, जी दुनिया में क्या चल रहा है वो देखना है, उसके बाद तुम्हारा वेज मिलेगा, तो आपको केयर कर बस। थैंक यू सो मच सर, Thank you, thank बहुत you, बहुत thank अच्छा you, लगा thank आपसे you, बात thank you, करके। thank you. और जितना अच्छा आपका नाटक देखकर लगा आज, उतना ही अच्छा आपसे बात करके लगा। मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात हो और आपके फिर किसी प्रोडक्शन को देखने का मौका मिले। आज के इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह थिएटर से जुड़े एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए बने रहिए रास कला मंच के चैनल पर। धन्यवाद। थैंक यू।